हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी। हाउस ये सुनते ही कौटिल्य अर्जुन सिंह अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं और दोनों ही कौटिल्य की ओर सवाल भरी निगाहों से देखने लग जाते हैं। अब खुद को इस तरह घुरते हुए देखकर कौटिल्य अपना एक हाथ आगे करके उसे हिलाते हुए कहता है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर तुम उस डिपार्टमेंट को तुरंत हैंड ओवर नहीं करना चाहते तो डिपार्टमेंट को इसके बारे में खबर देनी भी जरूरी होती है। मतलब एक डिपार्टमेंट को इसकी खबर होने के बाद तुम लोग उसे पर्सनल इंटरगेट नहीं कर सकते। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तुम उस व्यक्तिगत स्तर पर अपराध मानते हो, इसलिए तुम्हें ये बात साबित करने का लंबा समय निकल जाता है। और ये भी हो सकता है कि यह साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत तो बचे ही नहीं। हर वह सच जो तुम जानते हो, क्या वह सभी को बता सकते हो? कौटिल्य की बात सुनकर अर्जुन और भूमि एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं। अब कौटिल्य आगे कहता है, एक बार खुद सोचो, ये उसकी सोची समझी गहरी चाल भी हो सकती है। जरा सोचो, तुम यह साबित कैसे करोगे कि बिना साबित किए गए इंट्रोगेशन कैसे कर पाओगे? बिना इंट्रोगेशन के उस अपराधी साबित नहीं कर पा सकते, क्योंकि उसके बिना तुम सबूत नहीं जुटा पाओगे। अब कुछ पल बेचैन होने के बाद भूमिका कहती है, ये तुम कैसी बातें, बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वहाँ वह नहीं हो सकती, और जब वह वहाँ है होगी ही नहीं तो डिपार्टमेंट को क्या पता चलेगा? हम वहाँ सिर्फ किसी अन्य होने के संदेश के लिए वहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं। अब कौटिल्य जवाब देते हुए कहता है, मान लिए वह वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ कोई तो है। कुछ तो ऐसा है जिसके उसके होने का अथवा नहीं होने की खबर डिपार्टमेंट और तुम्हारे सीनियर ऑफिसर तक पहुँच जाने के लिए तुम्हारा यह मिशन करना ही काफ़ी है। अगर वह वहाँ नहीं है तो वहाँ सोच समझ कर कोई गहरी चाल हो सकती है या नहीं। इसलिए जो भी करना है अपने सतर पर करो। अब कौटिल्य एक बार रुक कर उन दोनों की तरफ देखता है। वे दोनों ही लगातार अब भी विचार मंथन के रह जाते हैं। अब कौटिल्य कहता है, ये सिर्फ मेरी राय है, बाकी तुम लोग वही करो जो तुम्हें ज़्यादा उचित लगेगा। बाकी पुलिस टीम की जगह हम बैकअप के लिए मारवा सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी कोई भी ज़रूरत है। दरअसल हम लोग जितने कम होंगे उतना ही बाहर के लोगों का ध्यान कम हो जाएगा और फिर राज छिपाना उतना भी आसान होगा। अभी अर्जुन सिंह और भूमिका इस तथ्य पर विचार करते रहते हैं, तभी कौटिल्य एक नई बात सुझा देता है, मुझे तो यह भी लगता है कि तुम्हें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि तुम्हारे किडनैपिंग के सच को कुछ लोगों और कुछ दिनों के लिए राज ही तरह रखा जाए। तुम्हारा या मेरा, दोनों में से किसी का भी बाहर की दुनिया में किसी के भी सामने आना बहुत ही बेहतर डिसीजन होगा, या नहीं? भूमिका यह सुनकर तुरंत बोल उठती है, अगर तुम्हारी बात सही भी है तो क्या हम छिपकर घर में बैठ जाएं? और लेकिन कब तक? ये छोड़ो, फिलहाल मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं इस तरह छिपकर नहीं बैठ सकती। इस पहली से पर्दा उठाना ही होगा, ये पता करना ही होगा कि आखिर चल क्या रहा है। अब कौटिल्य जवाब देता है, मत बैठो, छिप कर बैठो, घर के अंदर बैठो, लेकिन हम अपने चेहरे को छिपा कर तो जा सकते हैं ना। भूमिका के लिए अपनी पहचान छुपाना भी मुश्किल नहीं है। ये बात भूमिका को काफ़ी हद तक ठीक लगती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर वह सोचने लग जाती है कि चेहरा छिपाकर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। इस वक्त दमयंती देवी और रुद्रमा देवी के आसपास कोई भी नहीं था। एक कमरे में चार दीवारों के बीच दोनों ही मौजूद थी। दमयंती देवी कहती है, आज बहुत सालों के बाद मैं एक बार फिर दिल्ली जाऊंगी। इन नालायकों की फौज का मैंने बरसों पैसे पानी में की तरह बहा दिए हैं, लेकिन यह काबिल नहीं निकले। पिछले कुछ समय में इन्हें जो भी काम सौंपे गए हैं उनमें से एक भी ढंग से पूरा नहीं किया, लेकिन इस मिशन के साथ किसी तरह की कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने सोचा है कि इस मिशन को मैं खुद ही अंजाम दूंगी। दमयंती देवी की घोषणा सुनते ही रुद्रमा देवी गिड़गिड़ाने लग जाती है। वह कहती है, ऐसा अनर्थ मत करो, जो सालों से नहीं घटा उसे मत दोहराओ। मैं समझती हूँ कि यह मिशन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तुम्हें सिर्फ इस मिशन की सफलता चाहिए। यह काम मैं पूरा करके तुम्हें वह ला कर दूंगी। तुम्हें चाहिए ना, मैं खुद यहाँ से जाऊंगी और तुम्हारे लिए रिया को लेकर आऊंगी। तुम मुझे एक मौका तो दो, कम से कम इतना भरोसा तो तुम मुझ पर कर ही सकती हो। कुछ पलों की खामोशी के बाद दमयंती देवी रुद्रमा देवी से कहती हैं, हाँ तुम पर ना सही, लेकिन तुम्हारी काबिलियत पर मैं
तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, तुम इस काम को जरूर पूरा करके लाओगी। लेकिन एक बार फिर सोचने लग जाती है, क्योंकि अगर असफल होने का परिणाम तुम अच्छी तरह जानती हो ना, अगर तुम इस मिशन को लेकर लीड कर रही हो, लेकिन अगर अंजाम तक नहीं पहुंची तो दमयंती देवी के बारे में तुम अच्छे से ही जानती हो। अब रुद्रमा देवी भी हामी भर देती हैं, लेकिन रुद्रमा देवी सब्र से काम लेती है। वह अच्छी तरह जानती थी कि असफल होने का परिणाम केवल मौत ही है, लेकिन अपने बेटे की घाव को दोबारा से हुआ सामना और प्यार देखने के लिए वह इस मुसीबत को मोल लेने के लिए भी तैयार थी। उसे पूरा भरोसा था कि यह काम उसके लिए एक मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा रुद्रमा देवी को अभी भी यह विश्वास था, हो सकता था कि लच्छू अभी भी यहाँ तक नहीं पहुंची। शायद वो दोबारा यहाँ से जब गई थी, उसे कहीं ना कहीं उसे बीच में ही रोक लिया गया है, फिर दिल्ली आ रही हो सकती है। ये काफी उसके दिमाग में ख्याल चल रहे थे। दमयंती देवी से संपर्क स्थापित करना चाहती है, क्या पता किसी कारण से हो नहीं रहा हो। यही देखना शेष था कि किसका विश्वास सही है और किसका संदेश वही। दूसरी तरफ युवराज की पार्टी हाउस। युवराज अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा था, तभी उसे जोर जोर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। वह खटखटाने की आवाज सुनकर गजेंद्र पाल को कहता है, गजेंद्र पाल, दरवाजा खटखटा हुआ है, भैया जी उठिए और आप ये चैन की नींद से उठिए। ऐसी खबर है कि नींद और चैन दोनों ही उड़ जाएंगे। ऐसी बातें सुनकर कहने के साथ साथ वह बिना रुके दरवाजा खटखटा चला जा रहा था। गजेंद्र पाल की आवाज युवराज के कानों तक पहुंचने लगती है। वह ऐसा महसूस करता है कि गजेंद्र पाल कुछ चेतावनी के सवर उसे दे रहा है। अचानक से युवराज की नींद टूट जाती है। वह हड़बड़ करके उठ जाता है और उठने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके कानों में जाती हुई आवाज कोई सपना नहीं है, बल्कि गजेंद्र पाल सच में ही काफी बेचैन होकर दरवाजे को पीट रहा है। युवराज उठकर दरवाजा खोलता है। उसका ऐसा करते ही गजेंद्र पाल लगभग दरवाजे के अंदर की ओर गिरते गिरते बचता है। फिर युवराज से एक की तरफ देखता और कहता है, भैया जी क्या हमें यहाँ गिरा देंगे क्या आप? युवराज उसके चेहरे की तरफ देखता है और गजेंद्र पाल को एहसास होता है कि वह गलती उसी की है कि दरवाजे पर अपना पूरा वजन छोड़ रखा था। गजेंद्र पाल कहता है, माफ किए, वह हड़बड़ी में था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। अभी युवराज वापस अंदर की तरफ जाते हुए वह अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाता है। मैं देखता हूँ कि एक काम करो, पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ, उसके बाद बोलो तुम्हें क्या बोलना है। गजेंद्र पाल भी युवराज के पीछे पीछे जाते हुए कहता है, भैया जी पानी पीने का वक्त बर्बाद करने का नहीं है, ये सही वक्त नहीं है। युवराज जाकर दोबारा से अपने बिस्तर के कोने पर बैठ जाता है और अपनी दोनों हथेलियों को बिस्तर पर टिका लेता है और अपनी चढ़ी हुई आंखों से गजेंद्र पाल की तरफ देखता है। अब योगराज एकदम धीमी आवाज में बड़े ही आराम से कहना स्टार्ट करता है, तुम तो ऐसा घबरा रहे हो जैसे कि खुद माँ साहब यहाँ चक्कर लगा रही हैं और तुम्हारी मेरी गर्दन उनकी तलवार पर अटकी हुई है। ये सुनते ही गजेंद्र पाल ये सुनने के बाद डर जाता है और कहता है, बस भैया जी सुबह सुबह उठते ही आपने मुंह में ऐसे शब्द मत निकालिए, वैसे भी एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। मेरा मतलब एक तरफ से शेर और दूसरी तरफ से भेड़िया आ रहा है। योगराज अपनी बाएं हाथ को उठाकर अपनी तर्जनी उंगली से हिलाकर गजेंद्र पाल को अपने पास बुला लेता है और पहले इधर उधर आओ, और गजेंद्र पाल योगराज के तुरंत पास पहुंच जाता है। योगराज गजेंद्र पाल को गर्दन से पकड़कर उसका चेहरा अपने पास कर लेता है, फिर अपनी नाक से उसके मुंह के पास सूंघता है, फिर कहता है, मुझे लगता है कि तुमने पी रखी है और नशा भी इस टाइम अभी तक तुम्हें उतरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर उसकी गर्दन को छोड़ देता है और आगे कहता है, जब तुम्हें चढ़ी ही नहीं है तो फिर तुम सुबह सुबह ये पहेलियाँ और बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा कहो क्या बात है और क्या कहना चाहते हो? कुआ खाई शेर भेड़िया और ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। अब गजेंद्र पाल कहता है, भैया जी आप सही नहीं समझ रहे, हमारी जिंदगी में दो ही तो बड़ी मुसीबतें हैं, एक तो माँ साहब, दूसरा रोहित मारवा। सुनते ही योगराज की नींद पूरी तरह उड़ जाती है और वह बिस्तर से उठ खड़ा होता है। फिर गजेंद्र पाल के कंधे पर हाथ रखते हुए, जो भी कहना साफ साफ कहो, पूरी बात बताओ क्या हुआ है। गजेंद्र पाल अपनी सांसों को काबू कर लेता है और, भैया जी माँ साहब का आदेश है कि उन्हें जिया चाहिए, मुझे डर है कि बात का लग रहा है कि उस रोहित मारवा ने ना जाने अब तक हमें क्यों छोड़ रखा है। जितना सब कुछ हम कर चुके हैं उसके बदले में हमारी मौत पहले ही हो जाती। अब अगर हमने उसे छोड़ा या हमारी उसकी तरफ हमने देखा भी तो हमारी कब्र कहाँ खुदेगी ये खुद हमें भी नहीं पता। रोहित छोड़िए भैया जी, वह अनिका कुछ कम नहीं है, बस जब तक वह मैदान में नहीं उतरती तभी तक हम सुरक्षित हैं। सच
का कोई पता नहीं है, लेकिन सुना है कि वह रात के रात लाशों के ढेर लगा देती है। अब योगराज पाल की तरफ उसे दूसरी ओर घुमा देता है और अपने हाथ कमर पर रखकर चलने लगता है। कमरे में इसी तरह टहलते हुए वह कहता है, जब खुद माँ साहब के सबसे काबिल लोग सबसे काबिल यंत्र रोहित के बेटे का अपहरण नहीं कर पाए, तब तुम और मैं मिलकर क्या कर लेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। यह स्थिति तो ऐसी हो चुकी है कि हम खुद चुन ले या हमें किसी के हाथों मरना हो, माँ साहब के हाथों या फिर मिस्टर रोहित के हाथों। पहले ही ये छिपे हुए बैठे थे ताकि अपनी जान बचा सके। अब हमें बाहर निकलना होगा। वह मौत का सामना करने के लिए गजब की खबर लाए हो साहब तुम। ये सुनते ही गजेंद्र पाल के फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, क्योंकि योगराज उसे तीखी तीखी नज़रों से देखने लग जाता है। फिर गजेंद्र पाल कहता है, भैया जी हमें इस मिशन पर नहीं जाना है क्या? सुनते ही योगराज एक बार फिर से गजेंद्र पाल की तरफ गर्दन घुमा जाता है और उसके पास आ जाता है। फिर उसको कहता है, फिर इतना घबराए हुए क्यों हो? गजेंद्र पाल कहता है, हमें सिर्फ सूचना ही देनी है। इस मिशन की सभी योजनाएं वह खुद बनाने वाली हैं और पूरा भी खुद ही करने वाली है। ये सुनकर गजेंद्र पाल और योगराज को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उसके कान सुन हो गए हैं। उसके दिमाग के सोचने समझने की क्षमता एक पल के लिए स्थिर हो गई है। इस वक्त उसका शरीर, आंखें और दिमाग तीनों ही स्थिर हो जाते हैं। चंद्रपाल योगराज के भाव को, विहीन चेहरे को देखकर उसे हाथ लगाते हुए कहता है, भैया जी आप सुन रहे हो ना? भैया जी कुछ बोलिए ना। अब योगराज कहता है, गजेंद्र पाल कहता है, इसके अलावा एक और बुरी खबर है। मेरा मतलब है कि भयानक खबर है। ये सुनते ही तो योगराज हक्का बक्का रह जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आखिर रिया को किडनैप किया जाता है या अनिका उनका सामना करती है, या रोहित या गजेंद्र पाल या योगपाल उस मिशन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द हम मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू।